ओके। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेशन। देखो, पहले हम लोग समझ लेते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है इस डायग्राम के से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक समझ लेते हैं, हालांकि आपको मैक्सिमम चीजें आती होंगी। चलिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखो, तो ये हमारा कंप्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। लंग्स में क्या है कि आप देखेंगे डायग्राम को, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। हमने स्टार्ट लंग से कर रहे सर। हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट सब टॉपिक लंग्स। हाँ, पहले ह्यूमन, सिर्फ कितना डालो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी, हम बेसिक चीजें कुछ देखेंगे, है ना। कि जैसे लंग्स का साइज क्या होता है ना। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी एक जनरल टॉपिक है, आपको सिर्फ अभी हेडिंग डाली है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर इसी में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन, हालांकि हम लोग वो चीज सब डिस्कस कर चुके हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, बट स्टिल एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा किस किस एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि ये हमारी होगी नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब जो नोज में स्पेस है, जो होल्स है जहाँ से एयर जाती है। ये हो गया नेजल कैविटी, जो नाक के अंदर जगह है, उसको अपन नेजल कैविटी बोलते हैं, है ना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इनको एक्चुअली हम लोग कॉन्चा बोलते हैं, कॉन्चा, नेजल कॉन्चा बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि ये हमारा अपर वाला जॉ है, ये हमारा लोअर वाला जॉ है ना। और यहाँ से नेजल कैविटी से होता हुआ यहाँ पे, ये यहाँ से है ना। देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो आगे हो जाती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पीछे की तरफ चली जाती है। तो आप याद रखना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमेशा हमारी बॉडी में आगे की तरफ होती है, मतलब वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है। यहीं पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसे हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे साउंड प्रोडक्शन के फंक्शन करता है, इसकी भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। लैरिंक्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, है ना। तो इसे साउंड बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है, किस चीज में ये हेल्प करता है, वॉइस प्रोडक्शन में। इसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। हमारा जो ट्रैकिया होता है, ये कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, कि कार्टिलेज से बना हुआ है ना। तो ये कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेज के इनफैक्ट रिंग से बना हुआ है। एक्चुअली ये कंप्लीट रिंग्स नहीं होती। क्या कंप्लीट रिंग क्यों नहीं होती, तो मतलब ये इस तरह की रिंग्स होती हैं, इस तरह की। आगे की तरफ तो रिंग्स होती हैं, लेकिन पीछे की तरफ ये रिंग्स कंप्लीट नहीं होती, सो दे आर नॉट कंप्लीट रिंग्स। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये राइट ब्रोंकस है ना, और लेफ्ट ब्रोंकस। तो दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहा जाता है। ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकियाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, जो हमारा लंग्स होता है, अब हम लोग अंदर वो ट्रैकरी सिस्टम अंदर पढ़ेंगे कि फिर ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये साइड में आपको जो दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये रिब्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर एक्चुअली रिब्स। तो ये हमारी रिब्स हो जाती है। तो ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्चुअली रिब केज है, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रिब केज। अब देखो, हमारे दोनों लंग्स इक्वल साइज के नहीं होते हैं। हमारा इधर वाला लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है छोटा होता है, और राइट वाला लंग बड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा हार्ट रहे की हैं। जगह बनाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं बेटा, ठीक है। कार्डियक कैविटी। हाँ, इसे कुछ कहते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, ये जो स्पेस है जहां पर हमारा हार्ट एक्चुअली फिट होता है, तो इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया आपने कि हार्ट फिट होता है, इसलिए ये लंग छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी कार्डियक नॉच, इसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें ये जो बीच में जगह है ना, खाली जगह है, इसके लिए भी एक टर्म है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो चीजें इसमें मिसिंग हो मैं नोट कर देता हूँ। देखो, ये जो बीच में जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला स्पेस वाला पार्ट है ना, नीचे से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट, इसको हम लोग मीडियस्ट्रम कहते हैं, मीडियस्ट्रम, वी कॉल इट मीडियस्ट्रम। मीडियस्ट्रम, इसे मीडियस्ट्रम, ठीक है। अब देखिए, नीचे की तरफ ये एक पर्दा है ना, कर्टेन है, इसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं।
डायाफ्राम एक मस्कुलर कर्टेन होता है, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा कि डायाफ्राम जो कर्टेन होता है, ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं। तो थोरेसिक कैविटी मतलब रेस्पिरेशन वाला पार्ट, उसको थोरेसिक कैविटी और डाइजेस्टिव कैविटी। इन दोनों कैविटीज को अलग करने का जो काम करता है वो पर्दा है डायाफ्राम, और ये एक मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है ना। सो डायाफ्राम इज अ मस्कुलर कर्टेन। ठीक, एक और बात, हमारा जो लंग्स होता है, आप देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा लंग्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक ये बड़ा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा ये वाला जो लंग्स है ये 3 चैम्बर में डिवाइड है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन चैम्बर्स को हम क्या, ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये यहाँ पर पार्ट है, एक ये डिवीजन। ठीक है, देखिए इनको क्या कहा जाता है। तो ये जो दो डिवीजन है इन्हें हम हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ये वाला पार्ट है ना, ये डिवीजन जो है, और ये वाला जो डिवीजन, तो देखो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को ऑब्लिक फिशर कहते हैं, ऑब्लिक फिशर, इसे हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं, है ना। और इसमें से ये ऊपर वाला जो राइट लंग से, ये जो मिडिल लोब हो गया, ये ऊपर वाला अपर लोब हो गया, मिडिल लोब हो गया, और इसको हम इंफीरियर लोब कहते हैं, है ना। दे हर्ट इतने सारे, सॉरी लंग्स में, तो अपर लोब हो गया, ठीक है ना, और ये मिडिल लोब हो गया, ये वाला बीच वाला, और इसको हम लोग इंफीरियर लोब कहते हैं। इसी तरह से इस वाले में क्या होता है, ये अपर लोब हो गया और लोअर लोब। हार्ट के चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, ये जो लाइट ब्लू कलर की है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन, तो ये जो मैजेंटा कलर का है, मतलब वॉयलेट कलर का है, हमारा हार्ट इसके अंदर बंद है। बाहर की तरफ से ये जो आपको लाइट ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, कवरिंग है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई कवरिंग। ये डबल मेम्ब्रेन की जो बनी हुई कवरिंग है, इस मेम्ब्रेन कवरिंग को एक्चुअली हम लोग प्लूरा कहते हैं। ये वाली जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, ये वाली कवरिंग, है ना, तो इस कवरिंग को अपन बोलते हैं प्लूरा। अच्छा बताओ, प्लूरा किसकी बनी होगी, किस चीज की बनी होगी, कौन से टिश्यू की बनी होगी, प्लूरा। इन दोनों मेम्ब्रेन में जो प्लूरा भरा है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये है ना, तो ये फ्लूइड इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरा और प्लूरल फ्लूइड, समझ आया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर। मतलब ये लंग्स वाला पार्ट बना लेना, आदमी नहीं बनाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स इनको आप नोट कर लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बेसिक पॉइंट्स एग्जाम के पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, right lung is larger than left, full stop. Right lung is of 700 gram and left is of 600 gram. Right lung is of 700 gram and left lung is of 600 gram. नेक्स्ट पॉइंट, आप देखो यहाँ पे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वुलाई जिनको कहते हैं। तो फर्दर क्या होता है, ये जो आपकी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है, और ट्रैकिया ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन स्ट्रक्चर को आप एल्वुलाई कहते हो ना, तो नोट करेंगे, दे आर कॉल्ड एल्वुलाई। देयर आर देयर आर 300 million, there are 300 million alveoli in two lungs. There are 300 million alveoli in two lungs. Right? Next.
एक और पॉइंट नोट करो, lungs are enclosed in two membrane, that is outer parietal. Lungs are enclosed in two membrane, that is outer parietal and outer parietal pleura, outer parietal pleura and inner visceral pleura. Lungs are enclosed in two membrane, that is outer parietal pleura and inner visceral pleura. तो विसरल स्पेलिंग कैसे? VISCE पे लिख देता हूँ, VISCERL, visceral, है ना. Inner visceral pleura, outer parietal pleura, बाहर वाला ये, and inner visceral pleura, which closely invest the lung, which closely invest the lungs. Full stop. Pleural fluid is filled, which closely invest. हाँ, invest the lungs, चिपकी हुई होती है इसके साथ. Pleural fluid is filled inside a space. Pleural fluid is filled inside space secreted by pleura membrane, secreted by pleura membrane. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और रेस्पिरेशन वाले पार्ट में एक चीज और नोट करके अलग से लिख लेना, ये क्वेश्चन है और इनफैक्ट ये पूछे हुए क्वेश्चन है, हालांकि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नहीं है ना. अब मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब बता रखा है, आप देखिए याद करिएगा. नोट, देखो नोट, एनिमल लाइक टीनिया, तो टीनिया सोलियम कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नेम क्या है उसका, सब भूल गए. वेरी गुड, टेपवर्म, है ना. एनिमल्स लाइक टीनिया. फैसियोला को क्या बोलते हैं, फैसियोला क्या है, पता नहीं सर. लिवर फ्लूक यार, याद करो, ये तो सब प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर है ना. एनिमल्स लाइक टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक एंड स्कैरिस एंड एस्कैरिस. तो एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये किसका मेंबर है, राउंडवॉर्म, निमेटोहेल्मिन्थेस, है ना. टीनिया, फैसियोला एंड स्कैरिस आर एनारोब, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, आर एनारोब. एक और चीज, हमारे बॉडी में एक ऐसी सेल है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, कौन सी, कौन बताएगा, कम ऑन, हु इज गोइंग टू टेल मी. मसल सेल. मसल सेल नहीं बेटा, मसल सेल तो मतलब वो करती हैं, बट वो जब क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम. हमारी बॉडी में एक ऐसी सेल है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश. आरबीसी इज द सेल, नोट करेंगे. मैमेलियन आरबीसी अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है. मैमेलियन, और ऊपर वाला कई बार पूछा हुआ, टीनिया. मैमेलियन आरबीसी undergo anaerobic respiration as they lack माइटोकॉन्ड्रिया. तो उनमें भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है ना. इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी ये होती है आरबीसी होती है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है. ठीक है, तो ये प्लूरा लिखा दिया. एक और चीज ना, आप देखो प्लूरा के नीचे है ना,
हम लोग आ जाते हैं लैरिंक्स वाला पार्ट। तो लैरिंक्स वाला पार्ट क्या करता है, साउंड के प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है ना। लैरिंक्स बर्ड्स में नहीं पाया जाता, बर्ड्स में लैरिंक्स की जगह कोई और चीज पाया जाता है। यही कारण है कि पैरट वगैरह और कई बार लॉफिंग जैक्स वगैरह टाइप की बर्ड्स हमारी आपकी आवाज को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा ही सिस्टम है, एग्जैक्टली इसी टाइप का सिस्टम है, बट उस सिस्टम को हम कुछ ही और नाम से आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दैट सिस्टम? पिजन हम लोग पढ़ते हैं ना बर्ड्स में, तो कई बार पूछा जाता है पिजन में साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, या फिर बर्ड्स में साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, क्या नाम क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। तो लैरिंक्स तो इंसानों में पाया जाता है, इंसानों में नोट कर लो, सैरेंक्स, SYRNX। सैरेंक्स जो होता है वो साउंड बॉक्स है बर्ड्स का, नोट करें। बर्ड्स हैव साउंड बॉक्स कॉल्ड, birds have sound box called larynx. Birds have sound box called larynx. Full stop. अब आ जाते हैं वोकल कॉर्ड वाली पार्ट, है ना। तो देखो लैरिंक्स के अंदर क्या होता है कि दो पतली पतली हमारे अंदर मेम्ब्रेन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हम अंदर से एयर पास करते हैं बाहर की तरफ, और वो जो अंदर मेम्ब्रेन उनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस। तो ये तो साउंड प्रोडक्शन का फिनोमेना हो गया, है ना। नोट करो, इनसाइड लैरिंक्स देयर आर प्रेजेंट वोकल कॉर्ड्स। इनसाइड लैरिंक्स देयर आर प्रेजेंट vocal cords. These are two pairs of these are two pairs of folded membrane. These are two pairs of folded membrane. Full stop. The upper pair, ध्यान समझना इस बात को, the upper pair सर बर्ड्स हैव साउंड बॉक्स के बाद क्या लिखा है आपने? called larynx, syrinx। हाँ सर, उसके बाद मैंने लिखा है कि inside larynx there are present vocal cord. Inside larynx there are present vocal cords. फिर मैंने बताया कि दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड के, अपर और लोअर, है ना। तो हम जब एयर अंदर से बाहर की तरफ पास करते हैं तो इन्हीं ये मेम्ब्रेन होती है, वोकल कॉर्ड क्या है, मेम्ब्रेन है। इनमें जब वाइब्रेशन होते हैं तो उससे साउंड का प्रोडक्शन होता है, दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस साउंड। तो नोट करेंगे, देयर आर, फुल स्टॉप, देयर आर टू पेयर ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन, folded membrane. The upper pair termed as false vocal cord. The upper pair termed as the false vocal cord, and lower pair is called and lower pair is called lower pair is called true vocal cord. तो जो नीचे वाला पेयर उसको हम ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो ऊपर वाला पेयर उसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, वोकल कॉर्ड्स आर यूजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, वोकल कॉर्ड्स आखिर ह्यूमंस में मेल और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस क्यों है? इसी वजह से डिफरेंस है, क्योंकि हमारी मेल्स और फीमेल्स की जो वोकल कॉर्ड होती हैं उनमें डिफरेंस है। जो मेल की वोकल कॉर्ड होती हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, वो ज्यादा लॉन्ग, थिक, मोटी होती हैं और लॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से जब उनमें एयर पास होता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन कम होता है, इसलिए मेल्स की वॉइस जो होती है वो लाउडर होती है। तो नोट करेंगे, द वोकल कॉर्ड्स आर यूजुअली
thicker and longer in men. Vocal cords are usually thicker and longer in men than women. Therefore, सर क्या सर vocal cords are usually thicker and longer in men than women. Therefore, they vibrate. Therefore, they vibrate more slowly. Thus, men have lower pitch than women. अगला भी पॉइंट अंडरलाइन करके लिखिएगा। अब वोकल कॉर्ड बनी किस चीज की होती है? वोकल कॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ yellow elastic tissue covered with vocal cords are made up of yellow elastic tissue covered with squamous epithelium. ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट लिखवाया कि एक हमारी फॉल्स होती है और एक हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड होती है ना। तो हम लोग अपर पेयर जो होता है उसको फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है जब हम वॉइस ये एयर पास करते हैं तो लोअर वोकल कॉर्ड से मेनली साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए लोअर वाले को हम लोग ट्रू बोलते हैं, अपर वाले को फॉल्स बोलते हैं, है ना। तो मेनली लोअर वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है? वोकल कॉर्ड समझ में आ गई ना आयुषी? क्लियर है? yes sir Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलिए, ट्रैकिया, है ना। अब ट्रैकिया वाला मामला समझ लेते हैं। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ, याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, हाईलाइन कार्टिलेज। किस कार्टिलेज से? कार्टिलेज से तो बना होता है हाईलाइन, हम लोगों ने लिखा हुआ था, मैंने आपको जब कार्टिलेज पढ़ाया तो मैंने आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाया। ओके, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ rings of hyaline cartilage which are incomplete posteriorly। मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी होती हैं, तो आगे से ऐसे दिखाई देती है लेकिन पीछे की तरफ इस तरह से क्या होता है कि ये पीछे से इस तरफ से खाली होती हैं, हाँ। तो ट्रैकिया आर cartilage rings which are incomplete posteriorly, full stop। they prevent trachea to collapse. They prevent trachea to collapse during inspiration. They prevent trachea to collapse during inspiration. Next, during respiration इंस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं। एक्चुअली हम जब सांस छोड़ेंगे तो उस समय इसके मान लेते हैं कि ये कार्टिलेज जो दिखाई दे रहा है गले में छूने से दिखाई देता है, ये कार्टिलेज है। मान लेते हैं अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो क्या होता? अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो सबसे पहले समस्या तो यही होती, जब हम सांस लेते तो सांस लेते समय पिचक जाती। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप किसी नॉर्मल से शॉप में बनाना शेक पीने गए होंगे या मैंगो शेक पीने गए होंगे, उसने क्या किया, वो घटिया वाला आपको स्ट्रॉ दे दिया जो बहुत पतला सा होता है। आपने स्ट्रॉ को जब सक किया, है ना, मतलब अपनी तरफ खींचा तो क्या होता है, स्ट्रॉ चिपक जाता है। देखा अभी, ऐसा महसूस किया है, और शेक आना बंद हो गया, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होती है ना। अगर ये पाइप ये नहीं होते तो हम जब सांस लेते तो ये क्या होता ना, ऐसे करके ऐसे चिपक जाता। ये पाइप जो है ना, ये पाइप ऐसे अगर ऐसे चिपक जाता तो क्या होता, सांस अंदर आदमी की आ ही नहीं पाती है। तो ये इंस्पिरेशन के टाइम पे हमें इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। जब आप सांस छोड़ोगे तब तो वो फूला ही फूला रहेगा, वो आप स्ट्रॉ में जब सांस जब सक करोगे अंदर की तरफ लोगे तभी वो पिचकेगा। आप बाहर की तरफ फूकोगे तब थोड़ा ना पिचकेगा, है कि नहीं। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे ट्रैकिया चिपक ना जाए या कोलैप्स ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने का एक काम कर, नोट करिए। इट प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या होता है, ट्रैकिया पाइप है। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, है ना, और ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो जो ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया हमारा पाइप है ना। इस ट्रैकिया वाले पाइप में गौर कीजिएगा, मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो भाई साहब हमारा जो ट्रैकिया है ना, जो ट्रैकिया जो पाइप है, तो ये हमारा पाइप हो गया, ये लेटरल सेक्शन पाइप का देख लें। अब एक्चुअल में पाइप बना किस चीज का होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि ये एक तो बाहर रिंग्स होती हैं जो हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अंदर की तरफ क्या होता है, पाइप एक्चुअल में बना होता है एपिथेलियल सेल का, है ना। तो एक तो स्क्वैमस सेल की लेयर पाई जाती है, दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। ये कैसी होती है, ये एक्चुअली सिलेरी एपिथेलियम है। क्या होती है सिलेरी एपिथेलियम, याद है ना, एनिमल टिश्यू तुम लोग पढ़ चुके हैं ना। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल या कॉलुमिनर दो ही ऐसी सेल हो सकती हैं जिनमें क्या हो सकता है, सीलिया डेवलप हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमारी सीलियरी एपिथेलियम है। इन सीलियरी एपिथेलियम में इस तरह की सीलिया पाई जाती है। इन सीलिया का काम क्या होता है, प्लस साथ में क्या होता है, दो चीजें, एक तो सीलियरी एपिथेलियम नहीं समझ में बताना, दूसरा म्यूकस सेल। दोनों हमको पता है कि एपिथेलियल सेल, तो म्यूकस सेल म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, सीलियरी एपिथेलियम सीलिया इनमें पाए जाते हैं। जब भी कभी हम बाहर जाते हैं तो पहली बात क्या होता है, म्यूकस इसको मॉइस्ट करके रखता है, जिससे ड्राई ना होने पाए, सूखने ना पाए। क्या होता है कि सपोज दैट हम बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली जब भी हम बाहर जाते हैं तो हवा साफ नहीं है, तो उसमें डस्ट के पार्टिकल हैं, उसमें फ्यूम्स के पार्टिकल हैं, उसमें कार्बन के पार्टिकल हैं, पॉलन ग्रेन से। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स वगैरह ये सब चिपक जाते हैं, म्यूकस उनको ट्रैप कर लेता है। अगर कोई बड़ा पार्टिकल डालता है तो सीरिया वाइब्रेट करना शुरू करते हैं अपोजिट साइड पे, और हमको खांसी आती है, और वो चीज क्या होता है, वी स्पिट आउट दैट, है ना। तो इस तरह से हमारी डिफेंस का काम करती है। समझ में आया ना सीलिया का क्या पर्पस हो गया, है ना। Yes, sir. ऐसे तो होता है जब ज्यादातर डस्ट होती है तो क्या होता है, आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। वो एक्चुअल नेचुरल मैकेनिज्म, वो क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी उसको हार्मफुल पार्टिकल को बाहर निकाल के फेंक रही है, और आप फिर क्या करते हो, यू स्पिट आउट, है ना। तो जब कोई बंदा स्मोक करता है ना, जिसने कभी स्मोकिंग नहीं किया, आप उसको सिगरेट पिला दीजिए, उसको खांसी आने लगेगी तुरंत, है ना, वो बहुत ज्यादा खांसी आएगी। तो क्या होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जब भी कार्बन के पार्टिकल अंदर जाते हैं, तो कार्बन के पार्टिकल अंदर जाने की वजह से सिलिया क्या होते हैं, ये उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, उस बंदे को खांसी आ जाती है। लेकिन जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होता है, धीरे धीरे सिलिया मर जाते हैं, एंड वो फिर स्मोकिंग छोड़ दे चाहे कुछ भी कर दे, ये सिलिया दोबारा रिजनरेट नहीं। इन सिलिया के रिजनरेट ना होने की वजह से सिलिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन बंदों को रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये सिलिया लाइफ में एक ही बार बनते हैं, ये दोबारा मतलब रिजनरेट नहीं। क्या मेरी बात आप समझ पाए पूरी? यस सर। चलो भाई फिर नोट कर लो। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ ciliated columnar epithelium and mucus gland and mucosa gland and mucosa gland. Full stop. Secretion of secretion of mucosa keeps tube moist and trap dust particle. सर आपने ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात के लिखा है, and mucosa gland. Full stop. Secretion of mucosa, तो म्यूकोसा क्या ग्लैंड क्या सीक्रेट करती, म्यूकस। सीक्रेशन ऑफ म्यूकोसा ग्लैंड keep the tube moist, and trap dust particle. Full stop.
vibrating cilia of epithelium, vibrating cilia of epithelium help in vibrating cilia of epithelium help in spitting out particles. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलिया का, ये सिलिया वाला पार्ट याद रखिएगा। अच्छा, हमारा कॉमन रेट ऑफ कितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन है हम लोग का, जल्दी बताओ। अरे भाई नोट करो। एट रेस्ट ब्रीदिंग अकर्स अराउंड, सर 600 to 800 ml per minute. कितनी बार करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, वो पूछा हूं। हाउ मेनी टाइम वी ब्रीथ। So 16 to 12 times per minute. राइट, नोट करो। एट रेस्ट ब्रीदिंग अकर्स अराउंड 14 to 18 times per minute, 14 to 18 times per minute in normal human। ठीक है, तो At 14 to 18 times per minute in normal human। बाकी तो हम 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं एक बार में, नॉर्मल जब हम ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहे होते हैं ना, 500 ml आधा लीटर के आसपास। ठीक है, छोड़ते और लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब भाई साहब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, है ना, तो चलो पहले वो डायग्राम मुझे दिखाना, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना, जो भी डायग्राम में आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, है ना। yes sir. चलो अब देखो, वेट एक सेकंड तो मुझे, ये डायग्राम में दिखाऊंगा, इसको ध्यान समझ। पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी पार्ट, है ना। देखो समझो बात, एक्चुअली क्या है, ट्रैकिया से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे कोई गैस का ट्रांसफ्यूजन थोड़ा ना होता है ना, ये तो पाइप है जिससे गैस आती है, इससे ऑक्सीजन आती है। तो देखो ये अपर वाला जो पार्ट है ना, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था नीट में, और ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो अपर वाला पार्ट नंबर 1 पे हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये किसमें, ब्रोंकस में। दो मतलब ब्रोंकाई प्लूरल हो गया, ब्रोंकस सिंगुलर हो गया, ब्रोंकस में डिवाइड होती है। ब्रोंकस मैंने आपको बताया कि और अंदर ये सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये दूसरा तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया, और पतली, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस इस तरह से, फिर ये और पतली पार्टिकल पाइप में कन्वर्ट होती है, जिनको हम क्या हो गया, ये चौथे नंबर पे आ गया आपका टर्सरी ब्रोंकस। तो टर्सरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगी। यहाँ भी देखिए गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक देखिए, है ना, तो इसको फिर ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट, तो ब्रोंक्यूल्स आपके ये 5वां लेवल हो। अब इसके बाद वाली जो पार्ट है उनमें एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं, है ना, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, है ना, और ये हो गया आपके एल्वुलर सैक, जिनको आप एल्वुलाई बोलते हो। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट या पैसेज पार्ट कौन से है, और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन से। रेस्पिरेटरी पार्ट वो होते हैं जहां पे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना।
तो यहाँ पर ये दो पार्ट क्लियर है। Yes, sir. इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. आगे चलते हैं। ठीक, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और लैरिंग्स मैंने आपको बता ही दिया, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ह्यूमन लंग्स मैंने आपको बता ही दिए। ह्यूमन लंग्स ड्रिल मैंने बता दिया आपको, लैरिंग्स वाला पार्ट मैंने आपको सिखा दिया। और ये एक बार और आपको देखा, लैरिंग्स का मैं आपको एक बार डायग्राम और दिखा देता हूं। देखो ये क्या है, ये वाला पार्ट, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो बोन है इसको हम हायोइड बोन कहते हैं। ये हायोइड बोन कुछ साइंटिस्टों का, ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग इशू, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये हमारे स्केलेटल पार्ट का पार्ट है, मतलब ये हमारे हेड वाले पार्ट का, ये जो हेड है ना, हेड का हमारे पार्ट है ना। तो कुछ का मानना है कि ये स्केलेटल सिस्टम में आता है, हेड का पार्ट है, कुछ का कहना नहीं भाई ये रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कंफ्लिक्टिंग इशू दोनों में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एपिग्लॉटिस वो पर्दा है ना, जो हमारी फूड पाइप और विंड पाइप को कन्वर्ट करने का काम करता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमारे फूड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि अ, अ, ये जो सॉरी, जब हम खाना खा रहे होते हैं, हाँ सेम चीज, जब सांस ले रहे होते हैं तो फूड पाइप को बंद करता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो लंग्स के अंदर या विंड पाइप में न जाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये तो इसे याद रखिएगा हायोइड बोन है, ये जो हमारी दिखाई देती है ना एडम एप्पल जिसको बोलते हैं, ये हायोइड बोन, ठीक है। नीचे आप देख पाएंगे ये कार्टिलेज से बना हुआ थायराइड कार्टिलेज, ये कार्टिलेजेस कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं, है ना, और ये नीचे ट्रैकिया वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर। ठीक, कुछ बेसिक बातें और बताऊंगा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं कुछ आपको और बताना चाहूंगा कि किन एनिमल्स में, है ना, किन एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है आपके। हालांकि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप एनिमल में है, याद है ना, हर एनिमल पहले मैं बताया ना कि किसमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो चलो कुछ पूछता चलूंगा, कुछ बताता चलूंगा, कुछ आप मुझे बताते चलेंगे। तो प्रोटोजोआ में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो पाए नहीं जाते हैं, है ना। तो या तो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का डिफ्यूजन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का डिफ्यूजन होता है, और साथ में पेलिकल भी पाई जाती है। पेलिकल याद है ना, पेलिकल की बात किस चीज की बनी होती है, पेलिकल मेराज, पेलिकल किसकी बनी होती है, भूल गए, देखना यूग्लिना, कार्टिलेज की किसकी, नहीं सर, नहीं सर, सॉरी। पेलिकल बताया था याद है, यूग्लिना में, पैरामीशियम में प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रेचेबल नॉन लिविंग कवरिंग है, लोग याद नहीं रखते। स्पॉन्जेस में कैसा होता है, तो स्पॉन्जेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हर सेल रेस्पायर करती है, सॉरी पेलिकल नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हर सेल रेस्पिरेशन करती है। थर्ड, निडेरियंस में, सर इससे पहले निडेरियंस आपने ब्रोंकाइल्स का डायग्राम दिखाया था ना, इसमें, इससे पहले सर आपने। हाँ
ब्रोंकाई का नहीं, उसके इससे पहले उसका डायग्राम दिखाया था ना, लैरिंक्स का। यस सर वही। निडेरिया बॉडी वॉल्स के थ्रू होता है, ठीक है। टीनोफोरा प्लूरोब्रोंकिया, देखिएगा फिर से पलट के देखिएगा, हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ा हुआ है। प्लूरोब्रोंकिया इसमें बॉडी वॉल्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस में, अभी हमने पढ़ा टीनिया सोलियम फैसियोला, है ना। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में कैसे होता है? प्लैटीहेल्मिन्थिस में बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। एनालीड्स में कैसा होता है? नोट करते हो एक साथ में, मैं सब पढ़ा तो सब कुछ चुका हूँ। एनालीड्स में देखो बॉडी वॉल के थ्रू होता है ना, बॉडी वॉल के थ्रू होता है, ठीक है। और कुछ में गिल्स के थ्रू भी होता है, गिल्स के थ्रू भी होता है ना। नोट कर लिया? नोट करो फिर बताते हूँ आगे। चलो इधर लिखते 7th नंबर पे आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स। तो ऑर्थ्रोपोडा इतना बड़ा, तो हमने पढ़ा था कि ऑर्थ्रोपोडा में किसके किसके थ्रू होता है। तो ऑर्थ्रोपोडा में देखिए भाई साहब, प्रॉन्स, प्रॉन्स हो गए, और क्रेफिश, इनमें होता है गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट में और सेंटीपीड्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है। स्कॉर्पियन स्पाइडर, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में वो लंग्स के थ्रू होता है। माइट्स में, माइट्स में होता है क्यूटिनेसियस, मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू, क्यूटिनेसियस रेस्पिरेशन होता है ना माइट्स में, ठीक है। नोट करो सब जल्दी से। नोट करके बताओ जल्दी से। सर बुक लंग्स क्या होती हैं? बुक लंग्स बेटा एक्चुअली क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंसेक्ट है ना, तो उस इंसेक्ट में क्या होता है कि ये कोई सा भी इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में इस तरह के कुछ मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं ये, और ये कैसे दिखाई देते हैं? ये ऐसे लगता है, ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और ऐसे लगता है कि ये ओपन बुक है, जैसे ओपन बुक होती है ना उस तरह की दिखाई देती है। तो इनको हम बुक लंग्स एक्चुअली बोलते हैं। तो इनमें, इनके थ्रू जब एयर, ये वाटर में जैसे रहते हैं, तो वाटर में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, तो जब एयर इनके थ्रू पास होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, इनको हम बुक लंग्स, ठीक है। ओके सर। नोट करके बताइए सब। ये कैटफिश है ना? कैटफिश नहीं बेटा, क्राई फिश। ओके। कैटफिश तो सच में फिश होती है, और ये प्रॉन्स फिश थोड़े ना। प्रॉन्स क्या है, पढ़ा था ना हम लोगों ने? प्रॉन फिश थोड़े ना है, वो तो इंसेक्ट है एक तरह का।
नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, मेरा आज हो गया? यस चलाएं? सर। ठीक है, आप देखो कुछ और नोट कर दो। फिर कहाँ तक हो गया हमारा? इंसेक्टा तक हो गया, 7 तक हो गया। ठीक है, 8th पे आते हैं, हमारे 8th नंबर पे आते हैं मोलस्कस। तो मोलस्का में हमने पढ़ा हुआ था कि गिल्स के थ्रू होता है, जैसे पाइला हो गया, यूनियो हो गया, है ना? तो मेनली इनमें गिल्स के थ्रू होता है। एक और चीज होती है इनमें, पल्मोनरी सैक, उनके थ्रू भी होता है। पल्मोनरी सैक ये एक तरह से लंग्स का ही प्रिकर्सर है, पल्मोनरी सैक। इकाइनोडर्मेटा में, मतलब स्टारफिश में, इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा में, स्टारफिश में, इनमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ये सिस्टम हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ट्यूब फीट ना, ट्यूब फीट के थ्रू होता है। यही इनमें रेस्पिरेशन का काम करता है, यही फूड ट्रैप करने के लिए काम करता है, यही मूवमेंट में काम करता है। हेमिकॉर्डेटा में आ जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में जो होता है ये गिल से होता है, गिल्स, यानी को फेरेंगल वॉल कहते हैं, फेरेंगल वॉल के थ्रू होता है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉर्डेटा, 11th पे आ जाता है। तो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आप देखेंगे कि नॉर्मली लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, एक्सेप्ट लंग्स के थ्रू ही होता है वैसे रेस्पिरेशन। ठीक है, फिशेस में होता है बस गिल्स के थ्रू, सबको पता है। फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, बाकी सब में लंग्स के थ्रू होता है। ठीक, नोट कर लिया भाई? सर नो सर, दो। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, है ना? हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, और ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सर से ये हेमिकॉर्डेटा में क्या है सर? ये फेरेंगल, या तो गिल्स के थ्रू, जिनको गिल्स उनको आप फेरेंगल वॉल भी कह सकते हो, फेरेंगल वॉल। सर हो गया सर। ठीक, आप देखो नेक्स्ट है लंग्स कैपेसिटीज। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है लंग्स कैपेसिटीज। हमारे लंग्स की क्या क्या कैपेसिटीज? लंग्स कैपेसिटीज में सबसे पहले आ जाते हैं कि इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, आईसी। तो आईसी स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरा ठीक है, बता दूं। टाइडल वॉल्यूम पहले बता देता हूं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये भी फॉर्मूले में आ गए, फॉर्मूले सब याद रखना। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम लोग 500 ml सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक्चुअली हम लोग टीवी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो और टीवी आएगा, और क्या आएगा? एक मिनट, लंग्स कैपेसिटीज, होल्ड ऑन फॉर जस्ट
me just राइट ओके। तो आईसी बाद में लिखना, पहले लिखो टीवी, टाइटल वॉल्यूम लिखता हूँ। So first one is TV, है ना। TV is called tidal volume। तो मैंने आपको बताया कि जितना हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग में ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल 500 ml है। आप बात कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मली वो क्या है 500 ml लेते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम। नोट करो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired, the volume of air inspired or expired during। सर आपने आईसी लिखा था पहले। वो हटा दो, पहले टीवी बताना पड़ेगा क्योंकि आईसी के फॉर्मूले में टीवी आएगा, तो टीवी फिर से बताना पड़ेगा, तो सीक्वेंस चेंज किया मैंने। आईसी हटा दो, पहले टीवी लिखो फिर आईसी पढ़ाएंगे। The volume of air inspired or expired the volume of air inspired or expired during normal respiration is called TV. During normal respiration is called TV. It is about 500 ml. It is about 500 ml. ठीक है। अब 1 मिनट में आदमी कितनी सांस छोड़ सकता है, कितनी सांस ले सकता है, ये भी बात यही पे नीचे लिख के स्टार बना के लिख लो। मतलब हम लोग कितनी बार करते हैं, 14 से, तो हमने अभी लिखा कि हम 14 से 16 बार सांस लेते हैं। 1600 to 800 ml per minute। एवरेज सही है, ठीक है, नोट करो। 1600 नहीं, 1600 600 6000 to 8000 6000 to 18,000, ठीक है, नोट करो। A healthy man, 500 तो हम एक ही बार में लेते हैं ना। A healthy man can inspire or expire 6,000 ml to 18,000 ml, 6,000 ml to 18,000 ml oxygen in a minute। ठीक है। अब देखो दूसरा जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड IRV, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, IRV। ठीक है। अब IRV क्या है, जैसे हमने नॉर्मली सांस छोड़ी, है ना, तो अब क्या होता है नॉर्मल, सॉरी एक्स्ट्रा वॉल्यूम, हाँ, हमने नॉर्मली सांस ली, इंस्पायरेटरी, राइट, हमने नॉर्मल सांस ली। नॉर्मल सांस लेने के बाद हम मैक्सिमम कितना सांस फोर्स दे करके बाहर निकाल सकते। तो एक तो हमने नॉर्मल सांस ली थी, तो 500 ml तो तय है, वो जो हमने ली थी वो तो निकालना ही निकाल, उसके अलावा भी कुछ हम और निकाल सकते हैं, इसको हम IRV बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक होता है। 2500 जो IRV होता है, ये कोई भी बंदा 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक लिखा। इसका मतलब इसमें 500 तो वो जुड़ा हुआ है, 500 तो वो जुड़ा हुआ है जो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी कुछ हम और वॉल्यूम बाहर निकालते हैं, तो नोट करेंगे। Sir, but inspiration means intake of air. हाँ देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व,
हमने निकाला कौन, जो हमारे पास रिजर्व में था, समझ रहा हूं। हमने क्या किया, सांस लिया, तो पहले तो हमने टीवी निकाल दिया, अब उसके बाद क्या है, सांस लेकर के रिजर्व में हमने कितना रखा हुआ है वो भी हम निकाल रहे हैं, समझ गया ना। ओके सर। हाँ, मतलब नॉर्मली तो आप गाड़ी चला रहे हो, तो नॉर्मल मेन में गाड़ी चल रही है, तो मेन में तो चल ही रही है, उसके बाद आप रिजर्व में लगा देते हो, तो आपने रिजर्व में डाला कितना था, ठीक है, इसको हम IRV कहते हैं, है ना। तो नोट करेंगे, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर extra volume of air that can be सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, मैंने क्या बताया आपको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, होल्ड ऑन, 3000 टू गिव मी वन सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, IRV और फिर आएगा ERV is expiratory reserve volume एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, extra volume of air that can be 500 ml plus रिजर्व, ठीक है, राइट। हाँ, अभी कुछ लिखा क्या इसमें, लिखा कुछ, नोट किया नहीं, बोलो बोलो जल्दी बताओ, कुछ लिखा तो नहीं इसमें, ये होता है IRV में सर अभी तक कुछ नहीं लिखा सर, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी बस इतना ही लिखा। रुकना, अभी समझना, रुको एक मिनट लो, मुझे जरा क्या ये होता है 1000 ml2, बहुत सारे टर्म से बड़े कंफ्यूजिंग, 1000 ml2 होगा जाकर नहीं, हाँ 1000 ml2 1100 ml, राइट। अब इसमें क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये हो जाएगा 500 ml प्लस, है ना, 500 ml प्लस रिजर्व, ठीक है, नोट करो। तो देखो IRV क्या है कि हमने नॉर्मल 500 ml निकाला, है ना, 500 ml निकालने के बाद रिजर्व में हमारे पास और कितना, हमने 500 ml लिया, 500 ml लेने के बाद रिजर्व में हम और कितना ले सकते हैं, मतलब रिजर्व में और कितना रख सकते हैं, हमारे पास और कितना रिजर्व बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नोट करो, पहले नोट कर लो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी, extra volume of air that can be inspired forcibly after a normal inspiration। तो मैं नॉर्मली सांस ली, मैंने 500 ml चला गया, और फिर मैं और ताकत लगाकर अंदर और कितनी सांस ले सकता हूं, उसको हम IRV बोलेंगे। इट इज इंस्पायर्ड फोर्सिबली is called IRV, ऊपर वाला IRV is called IRV, ठीक है। ये कितना होता है ये पूछा जा चुका है मेडिकल में ऑलरेडी नीट में कि IRV की अमाउंट कितना होता है, नोट करेंगे, इट इज अबाउट 2500 ml to 3000 ml, it is about 2500 ml to 3000 ml, फुल स्टॉप। अब आते हैं ERV। ERV में क्या है कि हमने सांस बाहर निकाला
और निकालने के बाद और ताकत लगा के और कितना ज्यादा निकाल दिया, तो जो ज्यादा वाला अमाउंट निकाला उसको हम ERV कहेंगे, है ना। जो 500 निकाला वो तो टीवी था, टाइडल वॉल्यूम था, और बाकी जो हमने और निकाला एक्स्ट्रा उसको हम ERV बोलेंगे। तो ले ज्यादा सकते हैं, मतलब ERV का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉरी IRV का अमाउंट ज्यादा होता है, ERV का अमाउंट कम होता है। ले ज्यादा सकते हैं, निकाल कम सकते हैं, एक्स्ट्रा ताकत लगा के। तो ताकत लगा के हम सांस अंदर ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन फोर्स लगा के हम सांस बाहर कम निकाल सकते हैं कंपैरेटिवली। नोट करेंगे ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज extra amount of air, extra amount of air that can be expired forcibly, that can be expired forcibly after a normal expiration, after a normal expiration, full stop. It is about 1000 to 1100 ml. It is about 1000 to 1100 ml in humans. तीनों समझ में आ गया? टीवी, IRV और ERV समझ में आ गया ना? टीवी नॉर्मल वाला, ERV नॉर्मल लेने के बाद और कितना ले लिया? IRV नॉर्मल लेने के बाद और कितना ले लिया? IRV नॉर्मल छोड़ने के बाद और कितना छोड़ दिया? ERV। ठीक है। फोर्थ, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको RV कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। आप कितना भी सांस ताकत से बाहर निकाल दो, पूरी की पूरी एयर लंग्स के अंदर से नहीं निकल सकती। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो गया तो लंग्स आपस में चिपक जाएंगे और इंसान मर जाएगा। तो कुछ अमाउंट में हमारे लंग्स में एयर हमेशा बची रहती है, जिससे वो लंग्स फूले हुए रहते हैं और उस एयर को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसको हम RV कहते हैं। नोट करो, the volume of air, the volume of air which remain still in our lungs, the volume of air which remain still in our lungs after the most forceful, after the most forceful expiration. It is about 1100 ml। अब यह है कितना, कितनी सांस आप बाहर नहीं निकाल सकते? It is about 1100 ml to 1200 ml। इतना वॉल्यूम हम लोग कभी भी एयर का अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। ये चारों टर्म देखो, कहीं पे कोई डाउट हो पूछो पहले, फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग और आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। क्लियर है ना? आयुषी क्लियर है? यस सर। ईबा क्लियर है बेटा? यस सर। देखो इनको तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, 4-5 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, है ना। 4-5 बार ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। लेकिन आप देखना, आप नीट का पेपर देखना कि रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो यहां से आए हैं या फिर पूछा गया हमबर्गर इफेक्ट क्या है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है, उससे क्वेश्चन है। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 2 ही जगह से क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा देखे नीट में। और वॉल्यूम से तो क्वेश्चन हर साल आया है, मैंने देखा फ्रिक्वेंटली, मतलब रेगुलर वे में आया है वॉल्यूम से, कोई ना कोई वॉल्यूम पूछा आ रहा है। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी से ज्यादा बता रहा हूँ, है ना, वरना एनसीईआरटी में तो थोड़े से दे रखे। ठीक, अब अगला है, हाँ अब आते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा था इनफैक्ट। तो 4 हो गए, 5वें पे आते हैं। द फिफ्थ वन इज आईसी। आईसी मैंने आपको बताया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना आदमी सांस लेके अंदर भर सकता है, वो उसके आईसी हो गए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नोट करेंगे
This is total volume of air. This is total volume of air a person can inspire. This is the total volume of air a person can inspire after normal expiration. तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितना बंदे ने ले लिया, तो देखो कितना लिया होगा, आईसी कितना हो जाएगा, तो एक बात तो उसने 500 ml लिया होगा, तो 500 ml तो क्या हो गया, टीवी हो गया, ठीक है ना, टाइडल वॉल्यूम, और प्लस और सांस लेकर के फोर्सफुली कितना ले लिया होगा, आईआरवी के बराबर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर, तो आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, यही बार आपको याद रखना। अब इसी तरह से ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आदमी ने नॉर्मली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, हाँ, नॉर्मल सांस लेने के बाद आदमी ने और कितना छोड़ दिया, है ना, तो देखो नोट करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire, total volume of air a person can expire after normal inspiration, after normal inspiration। अब देखो ये कितना होगा, फिर वही बात, ईसी में एक तो उस बंदे ने जो बाहर सांस छोड़ी वो क्या था, 500 ml, मतलब वो टीवी था, फिर उसने और ताकत लगा के छोड़ा होगा, वो क्या रहा होगा, ईआरवी रहा होगा। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, आईसीसी समझना था, दोनों पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर, एफआरसी। एफआरसी क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना, तो चलो नोट करो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। The volume of air, the volume of air remains in the lungs, the volume of air remains in the lungs after normal expiration, after normal expiration is called एफआरसी। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने सांस छोड़ा, उसके बाद बॉडी के फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट में हमारा जो अंदर एयर भरी हुई है, जिससे कि जब हमने जिस मोमेंट में सांस छोड़ा उस मोमेंट में हमारी बॉडी उससे काम चला रही, तो वो क्या हो गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना, आप समझो। तो अब क्या होता है, 500 ml निकाला, फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 to 1100 था, वो जो हम और ताकत लगा के निकालते हैं, तो हमने क्या किया, नॉर्मली सांस छोड़ी 500 ml, तो वो निकाल दिया, और ताकत लगा के और निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ईआरवी निकाल दिया। लेकिन भाई साहब कुछ और भी था जो नहीं निकला, क्या, हाँ, आरवी नहीं निकला था, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए तो तुम, ठीक है। तो एफआरसी किसके बराबर हो जाएगा, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी जो निकला नहीं है, और दूसरा क्या, ईआरवी के बराबर, है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एफआरसी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ईआरवी तो और आप निकाल सकते हो, टीवी आपने पहले 500 ml टीवी निकाल दिया, उसका ईआरवी और निकाल सकते हो, इसे निकाल नहीं सकते, तो ईआरवी और आरवी इज इक्वल टू एफआरसी, ठीक है ना, आयुषी क्लियर है? यस सर। नोट कर लो बेटा ये वाला भी। चलो एक और,
Next is, I think it should be 9. Here. Next is VC, vital capacity. Note को पहले. The maximum volume of air. The maximum volume of air a person can breathe out after forced expiration. Forced expiration. सर ब्रीथ इन नहीं होगा? नहीं. The maximum vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe out after forced expiration or maximum amount of air a person can breathe out after forced inspiration is called vital capacity. सर दोनों में आउट होगा. दोनों में आउट होगा, है ना? अब देखो, हमने सांस लिया या सांस छोड़ा, तो मैक्सिमम हम कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? तो कुल मिलाकर के एक सीधी सीधी बात समझो, वीसी है क्या चीज? वाइटल कैपेसिटी. तो आप जाते हो ना, तो डॉक्टर क्या कहता है? सांस छोड़ो, तेजी से लो, यही बोलता है ना? वो एक्चुअली आपकी वाइटल कैपेसिटी चेक कर रहा हो, ठीक है? जिन लोगों की वीसी कम होती है तो उनसे पूछता है क्या स्मोकिंग करते हो, सिगरेट पीते हो, वो कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? एल्कोहलिक हो तो वो उसने बोला नहीं, सिगरेट नहीं पीता, मैं एल्कोहलिक भी नहीं हूं. फिर वो समझ जाता है कि इसका मतलब इस बंदे को रेस्पिरेटरी, लंग्स की रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब कोई एल्वोलाइम इन्फेक्शन है किसी तरह, ऐसे बोले कि इन्फर करते हैं. तो वो आपकी वीसी चेक कर रहे हैं. तो वीसी कुल मिलाकर के इसमें सिर्फ एक चीज है जिसको हम नहीं निकाल सकते. क्या नहीं निकाल सकते? आरवी. आरवी तो नहीं निकाल सकते, है ना? उसके अलावा जितना भी एयर है उसको अपन निकाल सकते हैं, है ना? तो उसके अलावा जितने भी एयर निकाल सकते हैं उसको हम वीसी कहते हैं. तो वीसी इज इक्वल टू होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी. टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब क्या? लंग्स का वॉल्यूम, और माइनस क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम. समझ गए कि नहीं समझे? बताओ. टोटल लंग्स कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? बाबा रामदेव की ज्यादा होगी, हमारी कम होगी, है ना? तो टोटल लंग्स कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? ये इस बात पे डिपेंड करेगी एज, सेक्स, और बंदा किस टाइप का है. एथलीट है उसकी ज्यादा होगी. एथलीट्स के ज्यादा होती है सर, क्योंकि वो एथलीट की लंग्स उनके हमसे बड़े होते हैं, और भाई साहब उनका हार्ट भी हमसे बड़ा होता है. ये बता तुम्हें. तुम ये समझो कि एथलीट्स में जो रनर वगैरह होते हैं, उनके जो लॉन्ग रेस में दौड़ते हैं, उन बंदों का हार्ट हमारे आपके हार्ट से 1.5 गुने साइज का होगा ऑलमोस्ट. ठीक है, उनका हार्ट का साइज बढ़ जाता है और लंग्स का साइज भी हमसे आपसे 1.5 गुने के आसपास. ठीक है, नोट करो. वाइटल कैपेसिटी varies from 3400 to 4800 ml depending on 3400 to 4800 ml depending on age, sex and volume. ठीक है, पीएलसी में बता चुका हूँ. वन लास्ट टर्म, 9 टर्म है, ये 9 टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे.
TLC, total lungs कैपेसिटी, मतलब हमारा जो टैंक है, एयर टैंक है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी। हाँ, तो टीएलसी क्या होगी? टीएलसी में एक तो ईवीसी आ जाएगा और वीसी के अलावा और क्या आ जाएगा? प्लस, ऊपर वाले में प्लस सिर्फ डाल दो। RV। हाँ, आरवी, ये हमारी टीएलसी हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। The total volume of air, total volume of air present, total volume of air present in the lungs and respiratory passes after maximum inspiration is called TLC। ठीक है, तो ये हर बंदे में वेरी करता है। अब देखो किसी टर्म में कोई तो एज में भी वेरी करेगा फिर, अगर बच्चों की ज्यादा होगी मतलब बच्चों की कम होगी। बच्चों की कम होगी, मतलब जो यूथ होगी उनकी ज्यादा होगी, फिर बूढ़ों में कम होगी, है ना। फिर यूथ में भी डिपेंड करेगा कि कोई एथलीट होगा उसकी ज्यादा होगी, जो ओबेस लोग होंगे उनकी कम होगी, फीमेल्स की कम होगी, मेल्स की ज्यादा होगी, जो स्विमर होंगे उनकी बहुत ज्यादा होगी, ऐसे वेरी करेगा। तो ये थी हमारी लंग्स कैपेसिटीज। पहले देखो एक बारी सभी में, किसी में कोई डाउट हो। देखिए भाई, किसी को कहीं पे कोई भी डाउट पूछिए, फिर आगे चला जाएगा। बोलो भाई। क्लियर? एक और चीज आपको बताना चाहिए, है ना। तो चलो पहले आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इट्स वेरी कॉमन, वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पैर पकड़ के उल्टा लटका देते हैं और उनको पीछे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे रोना शुरू क्योंकि वो लंग्स की वो करने के लिए मतलब सांस ले पाए और फिर वो रोना, अगर एक बच्चा नहीं रोता है मतलब वो उसका कोई फेलियर है बॉडी में, सांस नहीं ले पा रहा। राइट, वेरी गुड। क्योंकि लंग्स भाई साहब तभी ओपन होते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है ना। अब एक लेयर होती है, एक फिल्म होती है, उसको लिसेथिन कहते हैं, है ना, लिसेथिन। और वो क्या करती है कि एल्वुलाई में टेंशन क्रिएट करने का काम करती है ना। अगर वो लेयर चिपकी रह गई तो बच्चे में फिर वो रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं करता, फिर तुरंत उसको क्या करते हैं, वो वेंटिलेटर में डाल करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाने की कोशिश करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि वो उसके मुंह में मुंह लगा करके उसको पंप भी करने की कोशिश करते हैं, है ना, डॉक्टर्स वगैरह, राइट। तो इस तरह से उनको आर्टिफिशियली वेंटिलेटर में डालना पड़ जाता है। तो लिसेथिन की जो लेयर होती है वो कुछ कुछ बच्चों में नहीं भी खुलती है, नोट करो। A film of lecithin, a film of lecithin lies normally in the alveoli of lungs that lowers the surface tension and keep alveoli open. That lowers the surface tension and keep alveoli open. Full stop. However, in some newborn babies,
lecithin may not be present. तो lecithin फुला के रखती है एल्वोलाई को, अगर नहीं तो क्या होगा, लंग्स उनके वो एल्वोलाई चिपक जाएंगे. However, some newborn baby lecithin may not be present. This may be fatal to baby. This may be fatal to baby due to this may be fatal to baby due to collapsing of lungs. Collapsing of lungs. ठीक भाई लोगों, क्लियर? फिर अगर lecithin नहीं होगा तो मतलब RV नहीं होगी सर लंग्स के अंदर. अरे देखो, ये है कुल मिलाकर के, ये जैसे बच्चा पैदा हुआ है ना, तो बच्चे के पैदा होते ही क्या होता है कि यहाँ पर lecithin की लेयर बनी, ये क्या करती है, एल्वोलाई को क्या करती है, इसके टेंशन को रिड्यूस करती है, जिससे कि फूले रहते हैं. और लेयर नहीं होगी तो ये एल्वोलाई चिपक जाएंगे, बस इतनी सी बात, समझ गए? Okay sir. Sir, yeah, this Sir, may what is it made up of? Lecithin is actually made up of mucosa epithelial layer. Epithelial layer of mucosa. The last point क्या था? This may be fatal to the baby as lungs collapse. ठीक है? yes sir. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वहां से, ठीक है? और फिर उसके आगे, राइट? Okay, sir. Thank you. वेलकम बेटा, you, चलो sir. बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय. इवा ऑल क्लियर ना बेटा, सब समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय. Thank you.